नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए कहानियाँ लेकर आता हूँ ऐसी जो आपके जीवन को एक नया रंग देती हैं, जीवन में कुछ नया जोड़ती हैं। ऐसी एक कहानी लेकर आया हूँ आज फिर प्रेमचंद की, जिसका नाम है चमत्कार। ये मानसरोवर भाग 2 से कहानी ली गई है। आरंभ करते हैं कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा और कुछ न सूझा। उसकी माता पहले ही मर चुकी थी। इसी साल पिता का भी देहांत हो गया और प्रकाश जीवन के जो मधुर स्वप्न देखा करता था वे सब धूल में मिल गए। पिता ऊंचे ओहदे पर थे। उनकी कोशिश से चंद्रप्रकाश को कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी आशा थी, पर वे सब मंसूबे धरे के धरे रह गए और अब गुजर बसर करने के लिए वही महीने की ट्यूशन रह गई। पिता ने कुछ संपत्ति भी न छोड़ी, उल्टे वधू का बोझ और सिर पर लाद दिया। और स्त्री भी मिली तो पढ़ी लिखी, शौकीन, जबान की तेज, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने से मर जाना कबूल था। चंद्रप्रकाश को नौकरी करते शर्म तो आई, यानी कि 30 रुपए की नौकरी करते शर्म तो आई, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर उसके आंसू पोंछ दिए। यह मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था। पक्का, हवादार, साफ सुथरा और ज़रूरी सामान से लैस। ऐसा मकान 20 रुपए से कम पर न मिलता। काम केवल 2 घंटे का। लड़का था तो लगभग उन्हीं की उम्र का, पर बड़ा कुंद जेहन, एकदम कामचोर। अभी 9वें दर्जे में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि ठाकुर और ठाकुराइन दोनों प्रकाश का बहुत आदर करते थे, बल्कि उसे लड़का ही समझते थे। वो नौकर नहीं, घर का आदमी था और घर के हर एक मामले में उसकी सलाह ली जाती थी। ठाकुर साहब अंग्रेजी नहीं जानते थे। उनकी समझ में अंग्रेजीदार लौंडा भी उससे ज़्यादा बुद्धिमान, चतुर और तजर्बेकार था। संध्या का समय था। प्रकाश ने अपने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठाकुराइन ने आकर कहा, अभी न जाओ बेटा, ज़रा मेरे पास आओ, तुमसे कुछ सलाह करनी है। प्रकाश ने मन में सोचा, आज कैसी सलाह? वीरेंद्र के सामने क्यों नहीं कहा? उसे भीतर ले जाकर रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? बीरू को ब्याह दूं? एक बहुत अच्छे घर से संदेशा आया है। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, यह तो वीरू बाबू से ही पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूं। प्रकाश ने असमंजस में पड़कर कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूं? उसका 20वां साल तो है, लेकिन ये समझ लीजिए कि पढ़ना हो चुका। तो अभी ना करूं, यही सलाह है। अब जैसा आप उचित समझें। मैंने तो दोनों बातें कह दी, तो कर डालूं? मुझे यही डर लगता है कि लड़का कहीं बहक न जाए। मेरे रहते इसकी आप चिंता न करें। हाँ, इच्छा हो तो कर डालिए, कोई हरज नहीं है। सब तैयारियां तुम्हें ही करनी पड़ेंगी, ये समझ लो। तो मैं इनकार कब करता हूं? रोटी के खैर मनाने वाले शिक्षित युवकों में से एक प्रकार की दुविधा होती है जो उन्हें अप्रिय सत्य कहने से रोकती है। प्रकाश में भी ये कमजोरी थी। बात पक्की हो गई और विवाह का सामान तैयार होने लगा। ठाकुर साहब उन मनुष्यों में से थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल के अनुभव से कहीं मूल्यवान थी। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हज़ार रुपये खर्च करने का अधिकार कुछ कम गौरव की बात न थी। देखते देखते फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आया है, कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए है, कहीं गैस और शामियाने वाला खुशामद कर रहा है। वो चाहता तो 200-400 रुपये बड़ी आसानी से बना लेता, लेकिन इतना नीच न था। फिर उसके साथ क्या दगा करता जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया था। पर जिस दिन उसने 5,000 के जेवर खरीदे, उस दिन उसका मन चंचल हो उठा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे आदमी पड़े हैं जो हज़ारों लाखों रुपए के जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीज़ें कि देखकर आंखें ठंडी हो जाए। सच कहता हूँ, बास चीज़ों पर तो आंखें नहीं ठहरती थी।
चंपा ईर्ष्या जनित विराग से बोली, हमें क्या करना है, जिन्हें ईश्वर ने दिया है वे पहने, यहाँ तो रोकर मरने के ही दिन पैदा हुए हैं। चंद्र प्रकाश बोला, इन्हीं लोगों की तो मौज है, न कमाना न धमाना, बाप दादे छोड़ कर गए, मज़े से खाते और चैन से करते हैं। इसी से कहता हूँ ईश्वर बड़ा अन्यायी है। चंपा बोली, अपना अपना पुरुषार्थ है, ईश्वर का क्या दोष, तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज करते। यहाँ तो रोटियाँ चलना मुश्किल है, गहने कपड़े को कौन रोए, और न इस जिंदगी में कोई ऐसी आशा ही है, कोई गत की साड़ी भी नहीं रही कि किसी भले आदमी के घर जाऊं तो पहन लूं। मैं तो उसी सोच में हूं कि ठकुराइन के यहाँ ब्याह में कैसे जाऊंगी। सोचती हूं बीमार पड़ जाती तो जान बचती। ये कहते कहते चंपा की आंखें भर आईं। प्रकाश ने तसल्ली दी, साड़ी तुम्हारे लिए लाऊं? अब क्या इतना भी न कर सकूंगा? मुसीबत के ये दिन सदा नहीं रहेंगे। जिंदा रहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक जेवरों से लदी रहोगी। चंपा मुस्कुराकर बोली, चलो, ऐसी मन की मिठाई मैं भी नहीं खाती। निवाह होता जाए यही बहुत है, गहनों की साध नहीं है। प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर लज्जा और दुख से सिर झुका लिया। चंपा उसे इतना पुरुषार्थहीन समझती है। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ी। गहने उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, मुझे इसकी आशा न थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो। गहनों की बात सुनकर जी जलता है। वैसी चीज तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगोगी। गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है। तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर भद्दी दिखने लगती। ठाकुर साहब भी मतलब के यार हैं। ये ना हुआ कि कहते इसमें से कोई चीज़ चंपा के लिए भी लेते जाओ। तुम भी कैसे बच्चों की सी बातें करते हो। इसमें बचपने की क्या बात है? कोई उदार आदमी कभी इतनी कृपणता न करता। मैंने तो कोई ऐसा उदार आदमी नहीं देखा जो अपनी बहू के गहने किसी और को दे दे। मैं गैर नहीं हूँ, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा इंतज़ाम कर रहा हूँ। अगर 100-200 की कोई चीज़ दे देते तो निष्फल न होती। मगर धनवानों का हृदय धन के भार से दबकर सिकुड़ जाता है, उनमें उदारता के लिए स्थान ही नहीं रहता। रात के 12 बज गए हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आती। बार बार ही चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं। कुछ बादल हो आए हैं और बार बार बिजली चमक उठती है। सहसा प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसे चंपा का आभूषणहीन अंग देखकर दया आई। यही तो खाने पहनने की उम्र है और इसी उम्र में इस बेचारी को हर एक चीज़ के लिए तरसना पड़ रहा है। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फीट ऊंची दीवार थी। वो दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलूं। अगर वो जाग गए तो ज़ोर से हंसूंगा और कहूँगा, कैसे चरका दिया, या कह दूंगा, मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया, इसीलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आया कि देखूं ये क्या करता है। अगर संदूक की कुंजी मिल गई तो फिर फतह है, किसी को मुझ पर संदेह ही न होगा। सब लोग नौकरों पर संदेह करेंगे। मैं भी कहूँगा, साहब नौकरों की हरकत है, इन्हें छोड़कर और कौन ले जा सकता है। मैं बेदाग बच जाऊंगा। शादी के बाद कोई दूसरा घर ले लूँगा। फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ चंपा को दूंगा जिसमें उसे कोई संदेह न हो। फिर भी वो जीने से उतरने लगा तो उसकी छाती धड़क रही थी। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था। चंपा ने उसे जगाकर कहा, बड़ा गजब हो गया। रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर गहने की संदूकशी उठा ले गया। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी हो? वो संदूकची ले गया जिसमें ब्याह के गहने रखे थे। न जाने कैसी कुंजी उड़ा ली और न जाने कैसे उसे मालूम हुआ कि संदूक में संदूकची रखी है। नौकरों की कार्रवाई होगी। बाहरी चोर का ये काम नहीं है। नौकर तो उनके तीनों पुराने हैं। नियत बदलते क्या देर लगती है। आज मौका देखा, उठा ले गए। अरे तुम जाकर जरा उन लोगों को तसल्ली तो दो। ठकुराइन बेचारी रो रही थी, तुम्हारा नाम ले लेकर कहती थी। बेचारा महीनों इन गहनों के लिए दौड़ा, एक एक चीज़ अपने सामने जचवाई और चोर दाढ़ीचारों ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश चटपट उठ बैठा और बड़बड़ाता हुआ सा जाकर ठकुराइन से बोला,
ये तो बड़ा अनर्थ हो गया माताजी, मुझसे तो अभी अभी चंपा ने कहा। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रख के बैठे हुए थे। बोले, कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी, समझ में नहीं आता चोर आया किधर से। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सिर पर खड़ा है, कैसे होगा, क्या होगा भगवान। तुमने दौड़ धूप की थी, तब कहीं जाके सारी चीज़ें आई थी, न जाने किस मनहूस साहित्य से लगन आई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठकुराइन ने विरोध किया, अरे नहीं भैया, नौकरों में ऐसा कोई नहीं है, 10-10 हज़ार रुपये यूं ही ऊपर रखे रहते थे, कभी एक पाई भी नहीं गई। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़कर कहा, अरे तुम क्या जानो, आदमी का मन कितना जल्दी बदल जाया करता है। जिससे अब तक चोरी नहीं की वो कभी चोरी न करेगा, ये कोई नहीं कह सकता। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊंगा, कहीं माल उड़ा दिया होगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो आप ही कबूलेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा। कहीं उन्हीं के घर में तलाशी ले तो अनर्थ ही हो जाएगा। बोले, पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात कराना व्यर्थ है। पुलिस माल तो न बरामद कर सकेगी, हाँ, नौकरों को मार पीट कर भले ही ले जाएगी। कुछ नज़र भी उसे चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा ही स्वांग खड़ा कर देगी। मेरी तो सलाह है, एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछा जाए। ठाकुर साहब ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों की सी बात करते हो प्रकाश बाबू, हैं? भला चोरी करने वाला अपने आप कबूलेगा तो मारपीट भी तो नहीं करते। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी फजूल मालूम होता है। माल बरामद होने से रहा, उल्टे महीनों की परेशानी हो जाएगी। प्रकाश बोला, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर साहब बोले, देखिए कोई लाभ नहीं है। हाँ, अगर कोई खुफिया पुलिस हो जो चुपके चुपके पता लगावे तो अलबत्ता माल निकल आए, लेकिन यहाँ ऐसी पुलिस कहाँ, तकदीर ठोक कर बैठ रहो और क्या। प्रकाश बोला, देखिए आप बैठे रहिए, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं हूँ। मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा। ठाकुराइन बोली, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है, किसी का नाम निकल भी आए तो मुझे संदेह ही रहेगा, किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से, तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर साहब बोले, हाँ, ज़रा अपने कोठे पर तो देखो, शायद कुछ निशान मिले, कल दरवाज़ा तो खुला नहीं रह गया था। प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे द्वार बंद कर लेता हूँ। हाँ, पहले से कोई मौका पाकर कोठे पर चला गया हो और वहाँ छिपा बैठा रहा हो तो दूसरी बात है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुड़ेर पर किसी के पांव की रगड़ के निशान दिखाई दिए। जहां पर प्रकाश का पांव पड़ा था वहां का चूना लग जाने के कारण छत पर पांव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मुड़ेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे, संकोच के मारे कुछ न कह सकते थे। प्रकाश ने उनके मन की बात खोल दी। इससे स्पष्ट होता है कि चोर मेरे ही घर से आया था। अब तो कोई संदेह ही नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ, मैं भी तो यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से ही क्या हुआ, माल तो जाना था सो गया। अब चलो आराम से बैठें, आज रुपए की कोई फिक्र करनी होगी। प्रकाश बोले, मैं आज ही घर छोड़ दूंगा। ठाकुर साहब बोले, क्यों? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। प्रकाश बोला, आप कहें, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे सिर पर बड़ा भारी अपराध लग गया है। मेरा दरवाज़ा 9-10 बजे तक खुला ही रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया, संभव है 2-4 दिन में फिरा घुसे। घर में अकेली एक औरत सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। इधर वो रसोई में बैठी है, उधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ जाए तो ज़रा भी आहट नहीं मिल सकती। मैं घूम घाम कर कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में तो देर होती ही रहेगी। उधर का रास्ता बंद हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इस चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर है। ठकुराइन बोली, ऐसी बात नहीं है, तुम चले जाओगे भैया, तब तो घर और फाड़ खाएगा। प्रकाश बोला, कुछ भी हो माताजी, मुझे बहुत जल्द घर छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी गफलत से चोरी हुई है, उसका मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। तो ये थी प्रेमचंद की कहानी चमत्कार। यह है कि प्रेमचंद अपने हर पात्र को एकदम ब्लैक एंड वाइट में नहीं रखते हैं, यानी कि उसके अंदर ग्रे कैरेक्टर भी रहता है। आदमी है, आदमी अच्छा भी होता है, बुरा होता है, हर आदमी के अंदर ही ये दोनों गुण रहते हैं। यही विशेषता है प्रेमचंद की।
और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कृपा करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना कहानी कॉर्नर से विदा दीजिए। फिर मिलूँगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।